हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य। इस चैप्टर से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा जो परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावना है। इससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहता हूं कि ये जो बोर्ड पर देखते हैं लिखा हुआ एक फ्रेमिंग है और इसी फ्रेमिंग करके आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपके लिए लिखा जा रहा है। आप वीडियो को पढ़ें और इसी तरह फ्रेमिंग करें, तभी आप इसको सुरक्षित अपने दिमाग में रख पाएंगे, वरना ये पढ़ेंगे और उड़ जाया करेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पढ़ते समय फ्रेमिंग अवश्य करें, ये आपके हित में होगा। और कहा जाता है कि चाणक्य सर बहुत डिटेल पढ़ाया करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है, और अगर मार्ग है तो बहुत ही खतरनाक। इसलिए आप शॉर्टकट मार्ग की तलाश न करें। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ने का प्रयास करें, और इसके बाहर दावे के साथ किया जा रहा है कि इसके बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कोशिश आप ये करें कि पूरा पढ़ने का प्रयास करें। कोई शॉर्टकट नहीं है और न अधिक है, ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ आपके काम की चीजें हैं। तो मैं अपने मुख्य विषय पर चलता हूं। मुख्य विषय पर चल रहा हूं गुप्त साम्राज्य। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं कि देखते हैं कि स्रोत क्या है। उसमें साहित्यिक स्रोत है, अभिलेखीय साक्ष्य होते हैं, कुछ विदेशी साक्ष्य होते हैं, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, और उसके बाद पढ़ते हैं कि उस वंश में राजा क्या रहे हैं, कौन थे, कौन प्रमुख थे, कौन संस्थापक थे, और फिर अंत में उस समय की हम संस्कृति पढ़ते हैं। तो हम गुप्त साम्राज्य को 3 वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ध्यान रखेंगे, ये गुप्त साम्राज्य का प्रथम वीडियो होगा। सबसे पहले देखेंगे कि हम पढ़े हुए थे कि कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। कनिष्क के उत्तराधिकारियों ने उस विशाल साम्राज्य को कायम रखने में असफलता प्राप्त की, यानी कि कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय के बीच, उदय के काल यानी कि जो मध्य अंतराल है, कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय के बीच मध्य अंतराल जो काल है, उसको इतिहासकारों ने अंधकार युग कहा है। ध्यान रखेंगे कि अंधकार युग कहा है, क्योंकि इस बीच छोटे छोटे राज्य हैं जो आपस में संघर्ष कर रहे थे, एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, अर्थात केंद्रीय सत्ता का भाव था। ऐसी स्थिति में गुप्तों का उदय हुआ और गुप्तों ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीतिकता के बल पर समस्त छोटे छोटे राजाओं को उन्मूलन कर दिया और भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम गुप्त साम्राज्य नाम देते हैं। इसी गुप्त साम्राज्य का हम पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक स्रोत क्या है। ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे साहित्यिक स्रोत क्या है। तो एक ग्रंथ आता है कामंडकीय नीतिसार। कामंडकीय नीतिसार ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री ये शिखर की रचना है, और इसका विषय चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र से मिलता जुलता है, इसलिए इस पुस्तक का बहुत ही महत्व है। कामंडकीय नीतिसार, इसके अलावा ये विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्त नाटक और मुद्राक्षस भी प्रमुख स्रोत हैं, और प्रमुख
समकालीन इतिहासकार और विद्वान कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, गुप्त काल में ही हुए हैं। उनकी बहुत सी रचनाएं हैं जिनको आप जानते होंगे, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलाबाद। तो उनकी रचनाएं फाह्यान, ह्वेनसांग, ये विदेशी यात्री थे, चीनी यात्री थे। तो फाह्यान समकालीन था, गुप्त साम्राज्य के समय था, जिसमें गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय राज्य कर रहे थे। उस समय फाह्यान आया था 399 से 414 तक, मीन्स 5 वर्ष वह भारत में रहा। पूछा जाता है कि फाह्यान का यात्रा विवरण क्या है, तो फो क्यों की, फाह्यान का यात्रा विवरण है फो क्यों की। और आप जानते हैं कि स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से गया। आप जानते हैं कि वह भारत के राजनीतिक विषय के बारे में कोई उल्लेख नहीं करता है, यहां तक कि समकालीन राजा का उल्लेख नहीं करता है। इसके अलावा इस बात का उल्लेख करता है कि जो मौर्य राजप्रसाद था, हम पढ़ चुके हैं कि मौर्य राजप्रसाद को देखकर कहता है कि इसका निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवदूतों ने किया है। वह भारत में कौड़ियों के प्रचलन का उल्लेख करता है। इसके अलावा फाह्यान का कहना है कि यद्यपि प्रश्न पूछा जाता है कि फाह्यान का भारत में आने का उद्देश्य क्या था, तो भारत में आने का उद्देश्य था कि जो बौद्ध से संबंधित धर्म स्थल है, उन धर्म स्थलों की यात्रा करना और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। लेकिन ध्यान रखेंगे कि राजा का उल्लेख नहीं करता है। उसी तरह गुप्त काल के बाद ह्वेनसांग आए थे। ह्वेनसांग का यात्रा विवरण सी क्यों की हुई है और वो भी गुप्त शासकों के बारे में उल्लेख किए हुए हैं। सबसे प्रमाणिक उनके अभिलेख हैं। अभिलेखों के अलावा सिक्के भी हैं, ताम्रपत्र भी हैं। अभिलेखों में सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रयाग प्रशस्ति है, जिसके प्रशस्तिकार हरिसेन है। हरिसेन समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे, कुमारामात्य भी थे, ये संत विग्राहिक भी थे, मीन्स विदेश मंत्री भी थे। तो प्रयाग प्रशस्ति सबसे प्रमाणिक स्रोत है, जिसकी रचना हरिसेन ने किया है। संस्कृत में ये चंपू शैली का उदाहरण है। चंपू शैली यानी कि यह गद्य और पद दोनों में है। इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लोक धान्योद्देवस्य यानी कि लोक धान्योद्देवस्य, पृथ्वी पर देवता कहा गया है। और ध्यान रखेंगे कि इसके प्रारंभ में अशोक का महामात्रों को दिया गया आदेश है। इसी प्रयाग प्रशस्ति में प्रारंभ में अशोक का लेख है, जिसमें संघ विभेद रोकने हेतु महामात्रों को दिया गया आदेश है। और इसी में बीरबल का भी लेख है, क्योंकि जानते हैं कि सम्राट अकबर ने इसे कौशाम्बी से लाकर प्रयाग में स्थापित किया था। तो इसी में बीरबल का लेख भी मिलता है। अगला समुद्रगुप्त का ही एड़प प्रशस्ति है। ध्यान रखेंगे कि एड़प प्रशस्ति ये मध्य प्रदेश का एरण, इसमें समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का नाम आया है। और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथु और राघव जैसे राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है। प्रसन्न होने पर वह कुबेर था और नाराज होने पर वो जमराज था। प्रश्न पूछा गया है इन सारे नामों को देकर किन देवताओं की तुलना किसे की गई है, तो इन देवताओं की तुलना समुद्रगुप्त से की गई है। इसके अलावा सिक्के हैं। जानते हैं कि गुप्त शासकों ने कई प्रकार के सिक्के चलाए थे, जैसे बीड़ा प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त का था, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि वो बीड़ा प्रिय था। उसी तरह सिंह विक्रम प्रकार के सिक्के ये चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। उसी तरह बहुत से सिक्के और ताम्रपत्र भी मिलते हैं, जो इनके इतिहास जानने के एक प्रमुख स्रोत हैं।
हम देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति में राजवंशों का उल्लेख है। श्री गुप्त से लेकर समुद्रगुप्त तक के राजाओं का नाम उल्लेख किया गया है। तो श्री गुप्त इस वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि सिविल के विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी चेतावनी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर ताम्रपत्र और स्कंदगुप्त के सुपिया अभिलेख, सुपिया रीवा में है। सुपिया अभिलेख में श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक बताया गया है। थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति श्रीगुप्त को ही गुप्त साम्राज्य का संस्थापक मानती है। आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त शासकों में प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधारण किया, अर्थात वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार की तरह वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत किया। उनके नाम के सिक्के चलाया। उस पर कुमार देवी के चित्र भी अंकित था जिसमें लिच्छिवाय शब्द लिखा हुआ है। उसी तरह राज्यारोहण के अवसर पर उसने गुप्त संवत चलाया था। परीक्षा में पूछा जाता है 319 में एक गुप्त संवत का प्रचलन हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट शासक पढ़ेंगे समुद्रगुप्त पराक्रमांक 335 से 375 ईस्वी तक राजा रहे। इनका उद्देश्य धरणी बंधता अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, धरणी बंध। इसीलिए इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। कई बार पूछा गया है प्रश्न कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को क्यों कहा गया है कि इनका उद्देश्य धरणी बंधता, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। ध्यान रखेंगे कि इनकी महत्ता साम्राज्य विस्तार के परिप्रेक्ष्य में है। प्रयाग प्रशस्ति उनके साम्राज्य विस्तार का उल्लेख करती है। कहती है कि अपने प्रथम और द्वितीय अभियान में आर्यावर्त के 9 राजाओं को हरा दिया और उनके प्रति राज्य प्रशोधन की नीति अपनाया, अर्थात उनके राज्य का विलय कर लिया। फिर अगले दक्षिणापथ के अभियान में 12 राजाओं को हराया और इनके प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह यानी कि धर्म विजय नीति इनको अधीन करके इनके राज्य को छोड़ दिया। और प्रश्न पूछता है सिविल के परीक्षाओं में कि ये कौन राजा थे, तो इनका नाम है कौशल का महेंद्र, कोट्टूर का स्वामीदत्त, कुराल का भंडराज, काशी का विष्णुगुप्त, कुरुस्थलपुर का धनंजय, देवराज का कुबेर, एरंडपल का दमन, पालक का उग्रसेन, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी और मुक्त का नीलराज और बेगी का बर्मन ये राजा थे। और अगला अभियान 8वीं राज्य जंगली राज्य को विरोध करता है जो गाजीपुर से जबलपुर तक फैले हुए थे। इनके प्रति उसकी निजी परिचार की कृत है, अर्थात इनको अपना सेवक बना लिया। और अगला अभियान प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्यों के प्रति था जिनकी संख्या 14 थी। इसमें कुछ गणतंत्र थे और कुछ राजतंत्र थे। इनके प्रति उसकी पॉलिसी थी सर्व कर धनाज्ञाकरण प्रणामागमन, अर्थात कर देते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और दरबार में उनको प्रणाम के लिए उपस्थित हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे किसी तरह प्रयाग प्रशस्ति में विदेशी राजाओं शाही शाहानुशाही जिसका तारतम्य कुशाओं से है, शक मरुंड शक है सिंहल जिसका तारतम्य श्रीलंका से है, इन राजाओं का भी उल्लेख है। और इन राजाओं को पराजित करके उनके प्रति आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुत मंदकित, स्व विषय भुक्ति शासन याचना इसकी नीति अपनाया था, अर्थात आत्मनिवेदन के लिए सामने आना, कन्याओं की भेंट करना और गरुड़ से मुद्रित शासनादेश से शासन करना, क्योंकि गरुड़ उनका डायनेस्टिक सिंबल हुआ करता था। और अंत में स्वर आदि स्वर दीपा वासी भी लिखा हुआ है जिसका तात्पर्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से है। देखते हैं
कि अगला पार्ट, सेकंड पार्ट में हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ध्यान रखेंगे कि गुप्त साम्राज्य थे और अपने आप में एक निखार लाए और कुशाणों के बाद एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किए थे। और अगला वीडियो में फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।